फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी की। और इनकी ये जो थ्योरी है वो आप सीटेट प्रिपेयर कर रहे हो, आप टेट प्रिपेयर कर रहे हो, आप केवीएस, एनवीएस या किसी भी अदर टीचिंग से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वाइगोत्स्की की थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते हैं। और इनके जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए जो नए नए होते हैं। तो आज हम इस थ्योरी को डिटेल में जानेंगे। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो जो है वो समाज, संस्कृति और भाषा को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए इनकी जो थ्योरी है उसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है। हिंदी में अगर हम समझे तो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत कह सकते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कह सकते हैं। बेसिकली आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो बेहतर होगा। सोशियो कल्चरल थ्योरी उन्होंने दी है क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम इनकी थ्योरी के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इनकी ये जो थ्योरी है वो प्याजे से और ब्रूनर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो हम प्याजे से भी देखते हैं। जो जीन प्याजे थे इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस की हुई है वो थ्योरी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। और इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है जो स्कैफोल्डिंग का है, ठीक है। तो वो जो स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट है वो ब्रूनर साहब पहले ही यूज कर चुके हैं अपनी थ्योरी में, लेकिन इन्होंने भी अपनी थ्योरी में स्कैफोल्डिंग शब्द का यूज किया। उसको भी हम समझेंगे डिटेल में कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। तो ये बहुत सारे लोगों से प्रभावित थे। अब लोग ये सोचने लगे कि भाई ये सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत क्या है। देखिए ये भी प्याजे के तना संज्ञान की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। क्योंकि यहाँ पे संज्ञान की बात क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे डेवलप होता है, वो बात वाइगोत्स्की ने भी की है और हमारे जीन प्याजे भी यही कहते थे कि भाई बच्चा सीखता कैसे, बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे होता है। लेकिन वो स्टेजेस की बात करते हैं, ये स्टेजेस की बात नहीं करते हैं। वो जो जीन प्याजे हैं वो एज की बात करते हैं, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो एज की बात नहीं करते। देखिए हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी कि भाई जो जीन प्याजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो एज के अकॉर्डिंग होगा। मैच्योर कब होगा, जब भाई स्टेजेस से गुजरेगा तब बच्चा अपने आप डिस्कवर करके सीखेगा। लेकिन वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि अगर बच्चे को समाज और संस्कृति दिया जाएगा, मतलब बच्चे की सामाजिक क्रिया करवाई जाएगी, बच्चे की सामाजिक अंतः क्रिया होगी, बच्चा अपने आप तब सीखेगा। अपन मतलब खुद से डिस्कवर करके नहीं सीख सकता है जब तक वो लोगों के इंटरेक्शन में नहीं आएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, कल्चर नहीं जानेगा, अपना वो संस्कृति नहीं जानेगा, तब तक वो नहीं सीख पाएगा, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। लेकिन जो जीन प्याजे हैं वो ऐसा कहते हैं कि बच्चे को किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप से डिस्कवर करके सीख लेगा। चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग वाइगोत्स्की पे ही चलते हैं कि भाई जो वाइगोत्स्की हैं उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ 1896 में और इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई, तो 1934 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। काफी कम उम्र में, मतलब 37 साल की या 37 वर्ष की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। और इंस्टीट्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एक संस्था थी जिसमें इन्होंने भाषा और चिंतन पे बहुत ज्यादा अध्ययन किया था कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। अभी इन्होंने 3 तरीके की भाषा को बताया है, उसको भी डिस्कस करेंगे बच्चों के लिए। तो बेसिकली ये भी संज्ञान की बात करते हैं, लेकिन ये समाज को, संस्कृति को और भाषा को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। इनका मानना था कि बच्चे में मैच्योरिटी जरूरी नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग आए, उससे पहले भी आ सकती है अगर उसको वैसा माहौल मिलेगा। तो ये प्याजे से भी प्रभावित थे, साथ में ब्रूनर से भी प्रभावित थे। ये संज्ञान की भी बात करते हैं। सिर्फ इनकी थ्योरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं संज्ञान की बात करते हैं। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइकोलॉजी की जो फील्ड है उसमें बहुत अच्छा काम किया था, जिसने एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो इनकी जो थ्योरी है वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस थ्योरी को। देखिए ये इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था लेव सेमकोविच वाइगोत्स्की, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म रूस में हुआ था, इसीलिए हम इनको रशियन साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो कब हुआ था, 1896 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में 37 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और ये प्रभावित किससे थे, जीन प्याजे से और ब्रूनर से ये प्रभावित थे। साथ ही में एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी रूस में ये पैदा हुए थे, इसलिए हम इनको रूसी मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। और साथ ही में ये एज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो जीन प्याजे हैं वो ये कह रहे हैं कि चरणों से होकर बच्चा गुजरेगा। पहले संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, इस तरीके से बच्चा स्टेजेस से गुजरेगा। लेकिन ये स्टेजेस की बात कहीं पे नहीं करते हैं, ये एज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ये मैच्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे को जिस तरीके का समाज मिलेगा, जिस तरीके का कल्चर मिलेगा, उस तरीके से ही बच्चा भाई डेवलप होगा। मतलब बच्चे की सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया जरूरी है, तब जाके बच्चे का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा या बच्चा डेवलप हो पाएगा।
तो कुल मिलाके इनकी जो थ्योरी थी उसको हम क्या कह रहे हैं, सोशियो कल्चरल अप्रोच कह रहे हैं, या हम कहें सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत कह रहे हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत कह रहे हैं, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कह रहे हैं। और अभी मैंने कहा इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में लैंग्वेज और लॉजिक पे अध्ययन किया था, जिससे कि ये पता कर पाए कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। चीजें समझ आई आपको? अब इन्होंने बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, बार बार वही चीजें मैं आपसे कह रही हूं कि इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, एक तो समाज, एक तो भाषा और तीसरा संस्कृति। अब समाज क्या है? समाज बच्चे को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। अगर एक बच्चा है जैसे ही पैदा होता है उसको हम एक किसी अकेले कमरे में ले जाके डाल दें तो उसकी भाषा डेवलप नहीं हो पाएगी। तो जो वाइगोत्स्की है वो ऐसा कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार आता है। मतलब सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, हालांकि जो वाइगोत्स्की है वो ये कहते हैं कि दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, कि भाषा और विचार साथ साथ में चलेगा, है ना, आगे जाके मर्ज हो जाएंगे, लेकिन पहले भाषा आएगी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होगा, और भाषा का विकास कैसे होगा, जब वो समाज के इंटरेक्शन में आएगा, जब वो लोगों से मिलेगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगी। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले भाषा का विकास होगा, फिर विचार आएगा, देन जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो भाषा और विचार आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब पहले क्या हो रहा है, बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे इन्होंने भाषा को एक टूल बताया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बच्चे का समाज के संपर्क में आना जरूरी है, बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया जरूरी है, जिससे कि उसे डायरेक्शन मिलता है कि वो किधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कल्चर है हमारा, जो संस्कृति है, वो क्या रोल अदा कर रही है, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। भाई जो नैतिक विकास है बच्चे में, जो बच्चे में नैतिक विकास है वो हमारी संस्कृति कर रही है। जिस तरह, क्योंकि भाई हमारा जो भारत है वो बहुत ज्यादा रिच है ना संस्कृति के मामले में, तो हर जगह का हम अलग अलग कल्चर देखते हैं। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जिस भी संस्कृति में रहेगा उस तरीके के कल्चर सीखेगा, उस तरीके की भाषा सीखेगा, है ना भाई। तो क्या होगा, समाज दिशा देता है, दिशा निर्देशित करता है बच्चे को कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आई थिंक आपको समाज, भाषा और संस्कृति का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और जो वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं कि भाषा पहले आएगी, विचार बाद में आएगा, और 3 साल के बाद में क्या होगा, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, भाषा और विचार साथ साथ में चलेंगे। लेकिन अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे में पहले विचार आएगा, मतलब बच्चा पहले कुछ सोचेगा, देन उसके बाद में भाषा डेवलप होगी। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। और जो टीचिंग एग्जाम्स हैं ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले भाषा आएगी बाद में विचार आया, ये कॉन्सेप्ट किसका है। तो भाई वो वाइगोत्स्की का है, कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा एक टूल है जो कि हमें समाज या सोसाइटी से मिलेगी। जब हम किसी के इंटरेक्शन में आएंगे, जब हम किसी के संपर्क में आएंगे, तब हमारे अंदर भाषा का विकास होगा। तो यानी पहले भाषा आएगी, फिर विचार आएगा, तब हम कुछ सोच पाएंगे, और बाद में इन्होंने कहा कि 3 साल के बाद बच्चे में ये दोनों चीजें मर्ज हो जाती हैं। लेकिन इसका उल्टा जो जीन पियाजे हैं वो ये कहते हैं कि पहले विचार आएगा और बाद में भाषा डेवलप होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो, समाज और संस्कृति में बच्चे के विकास के क्रम में इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट और दिए हैं। एक तो इन्होंने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, साथ ही में इसको हम संभावित विकास का क्षेत्र कह रहे हैं। और इन्होंने मचान पहाड़ी या ढांचा कहें इंग्लिश में, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। और एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकार कोई भी व्यक्ति होगा जो स्कैफोल्डिंग देगा। अभी बेसिकली देखेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से। अब लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि किसी भी बच्चे को हमें ज्यादा, मतलब उसको आश्रित नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। बेसिकली बच्चे को जहां पे भी मदद की जरूरत होगी हम सिर्फ तभी बच्चे को स्कैफोल्डिंग देंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सोसाइटी का कोई व्यक्ति हो या फिर टीचर हो। बच्चे को मतलब पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर लेना है खुद के ऊपर। बच्चा खुद से समाज और संस्कृति से क्रिया करेगा और खुद से चीजों को सीख लेगा, इंटरेक्ट करके, मतलब अंतःक्रिया करेगा, फिर वो आत्मसात करेगा चीजों को। तो वो खुद से कर रहा है समाज और संस्कृति के लोगों के साथ में। हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, जहां पे उसे जरूरत महसूस हो रही है हम सिर्फ वहां पे ही बच्चे की मदद कर रहे हैं। तो इन्होंने ये 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं। बेसिकली हम क्या है, ह्यूमन क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हमें हेरिडिटी से कुछ गुण मिले होते हैं, प्लस इन्वायरमेंट में जैसी चीजें होती हैं उससे हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, फिर हम
वो व्यक्ति बनते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट चाहता है और जो हमारी हेरिडिटी से हमें गुण मिले हैं। मतलब हम क्या है, गुणनफल है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, तब क्या है वो प्रोडक्ट बना है, यानी हम जो इंसान बने हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का और हमारी हेरिडिटी से मिले हुए गुण है। तो अब इन्होंने तीन कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा इन्होंने स्कैफोल्डिंग, तीसरा इन्होंने नॉलेजेबल अदर की बात की है। अब ये जो तीन कॉन्सेप्ट है इनका एक साथ समझना जरूरी है। अब जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल समझिए, तो एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि आपका एक हाई पोटेंशियल है कि आप साइकिल चला सकते हैं। मतलब हमारी हेरिडिटी क्या है, एक हमारे पोटेंशियल बता देती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक साइकिल चलानी आती है, तो आपको साइकिल चलानी आती है, ये आपका दायरा है कि आप साइकिल चला सकते हैं। लेकिन साइकिल चलाने में आपका दायरा क्या है कि भाई आप जो है थोड़ी थोड़ी साइकिल पे बैठना सीख जाते हैं, आप हैंडल पकड़ना सीख जाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई हेल्प करे तो आप पूरी तरीके से साइकिल चलाना सीख जाएंगे। ये एक आपका क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो आपका दायरा कितना है कि आप क्या कर रहे हैं कि अपने आप से साइकिल का हैंडल पकड़ना सीख रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पेडल मारना सीख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी कोई मदद करे तो आप अपनी साइकिल चलाने वाले गोल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा हम अदर एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, हैंडल पकड़ना सीख गए, आप गद्दी पे धीरे धीरे बैठना सीख गए, लेकिन आप साइकिल चलाना नहीं सीखे। फिर एक ऐसा व्यक्ति आया जो आपसे अच्छी खासी साइकिल चला लेता है। तो एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने पीछे से पकड़ा और अच्छी खासी साइकिल चला लेता है, उसने आपकी क्या की, मदद की, आपकी साइकिल पकड़ ली। तो उसने क्या दिया, आपको स्कैफोल्डिंग दी, आपको मचान दिया, आपको ढांचा दिया, आपको पाड़ दी, जिससे कि आप परफेक्टली साइकिल चलाना सीख गए। तो यहाँ पे ये जो दायरा था आपको सिखाने का, उसको हमने संभावित विकास का क्षेत्र कहा, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा। यहाँ पे ये जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है वो अधिक जानकार अन्य है, यानी साइकिल चलाने में वो महारत हासिल किए हुए है या उसको ज्यादा जानकारी है साइकिल से संबंधित, और इसने जो मदद की है वो स्कैफोल्डिंग कहला रही है। ऐसे ही हम अदर किसी एग्जाम से रिलेटेड भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये आपका क्या है, पोटेंशियल है। आपका दायरा क्या है कि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सीटेट के लिए आपका खुद का क्षेत्र जो अंदर वाला है वो क्या है, आप खुद से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन अगर आपकी कोई हेल्प कर देता है तो भाई आप सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, दोनों पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच का दायरा है इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन सीटेट को क्लियर करने में जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, जो ज्यादा जानकार है सीटेट के क्षेत्र में, है ना भाई, या कोई भी एग्जाम उसके क्षेत्र में अगर आपसे ज्यादा जानकार है, ये कोई छोटा भी व्यक्ति हो सकता है, ये कोई बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मोर नॉलेजेबल अदर कोई बड़ा ही हो, ये कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बस आपसे ज्यादा जानकार होना चाहिए, उस क्षेत्र में जानकार होना चाहिए जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी मोर नॉलेजेबल अदर आपकी हेल्प करेगा सीटेट क्लियर करने में, और वो जो मदद दे रहा है मोर नॉलेजेबल अदर, उसे ही हम स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी हमारा क्या है, एक हमारा दायरा होता है, हम अपने हाई पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए जो दायरा क्रॉस करते हैं उसे ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, और ये जो दायरे में हमारी मदद की जा रही है उसे हम स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं, और जिस व्यक्ति के द्वारा वो स्कैफोल्डिंग दी जा रही है उसे ही हम अधिक जानकार अन्य कह रहे हैं, या मोर नॉलेजेबल पर्सन या अदर कह रहे हैं। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब जो है, जो लेव वाइगोत्स्की है वो तीन तरीके की भाषा की बात करते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये कहते हैं कि भाई बच्चे में भाषा पहले डेवलप होती है, उसके बाद में बच्चा विचार करना सीखता है, और 3 साल के बाद ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो इन्होंने 3 तरीके की भाषा की बात की। इन्होंने कहा जब बच्चा लगभग 0 से 2 साल का होता है तब उसमें सामाजिक वाक आ जाता है, मतलब वो दूध मांगना थोड़ा थोड़ा सीख लेता है ना, नॉर्मली लोगों से अपने गेस्चर्स के थ्रू क्या है मांगना सीख लेता है चीजों को, वो क्या है, सामाजिक वाक है। ठीक है, अब क्या कर रहा है बच्चा, वो अपने गेस्चर्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा बोल बोल के क्या कर रहा है, वो मांगना सीख रहा है, चीजों को समझना सीख रहा है समाज या संस्कृति में अपनी भाषा के द्वारा। तो ये कब आ रहा है, उसे 0 से 2 वर्ष में आ रहा है सामाजिक वाक, उसे कहा किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। फिर जब बच्चा 3 साल का लगभग हो जाता है तब उसमें निज वाक आता है। निज वाक का मतलब ये कि अब वो लोगों से बात तो कर रहा था थोड़ा थोड़ा गेस्चर्स के थ्रू, अब वो खुद से बात करता है। निज वाक का मतलब खुद को डायरेक्शन दे रहा है, प्राइवेट स्पीच उसमें आ जाती है 3 साल में, कि अगर वो गाड़ी कुछ चला रहा है या कुछ गलती हो रही है तो खुद से कह रहा है अरे गलत हो गया क्या, वो खुद से बोल बोल के खुद को डायरेक्शन दे रहा है कि अरे ये पजल का टुकड़ा यहाँ लगेगा, अरे ये गाड़ी ऐसे चलेगी, ये ट्रेन ऐसे चलेगी, वो खुद से बात कर करके खुद को क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उसे ही लेव वाइगोत्स्की ने निज वाक कहा है। ठीक है,
अब जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तब बच्चे में क्या आ जाती है, साइलेंट स्पीच आ जाती है, यानी मौन वाक आ जाता है। अब बच्चे को बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती है खुद को डायरेक्शन देने के लिए। अब तक बच्चा क्या कर रहा था भाई निज वाक में, कि वो पजल को जोड़ रहा था तो बोल बोल के कह रहा था कि अरे ये पजल यहाँ लगेगा, ये ऐसा चलेगा, अरे गाड़ी चुक 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 ऐसे चलती है, या उस बच्चे से कह रहा है कि अरे नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता। तो बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा है बताने के लिए, कुछ भी बोल रहा है वो बोल बोल के खुद को बता रहा है। लेकिन साइलेंट स्पीच में क्या हो रहा है, अब वो मन में, भाई मन में खुद को बता रहा है कि अब वो चुप है, बाहर आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मन में वो खुद को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। उसे ही क्या है, हमने साइलेंट स्पीच कहा। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि हम लोग बैठे होते हैं और हमारे मन में कई सारे ख्याल चल रहे होते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो चीज बच्चे में 7 साल की उम्र में आ जाता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का कहना है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट और दिए हैं जिसमें ये बात करते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की। अब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या है, देखिए बच्चा समाज और संस्कृति के थ्रू सीखता है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो टीचर्स है वो क्या करें कि भाई उन्हें कुछ प्रोजेक्ट दे, कुछ टॉपिक देंगे टीचर्स, और बच्चे क्या करेंगे उसको ग्रुप में वर्क करेंगे, एक दूसरे के ओपिनियन जानेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला नहीं है या जिसका IQ लेवल कम है हम उसको किनारे कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी तरीके के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एक ही ग्रुप में, तब क्या होगा, वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा। बच्चे एक साथ मिलकर अंतः क्रिया करेंगे, एक दूसरे को कुछ सिखाएंगे। ठीक है, अब कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग में ये है कि बच्चे एक साथ सीखेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब टीचर कोई टॉपिक देंगे बच्चे को और तब बच्चे उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसको हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कहेंगे। लेकिन बच्चे खुद से किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई बाहर का टॉपिक हो सकता है, कोई टीचर का द्वारा दिया हुआ टॉपिक हो सकता है, या बुक का कोई टॉपिक हो सकता है, बच्चा खुद से टॉपिक निकाल के ला रहा है, ग्रुप में बैठ के डिस्कस कर रहा है, उसको हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग कह रहे हैं। बच्चा कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा सह अधिगम करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा सोच रहा है कि किसी भी तरीके से, जैसे एक ग्रुप पकड़ लिया कि चलो आज चलो यार इस बात पे डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, जो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है, कोई टॉपिक हो सकता है, कोई असाइनमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे टीचर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे खुद से टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं। हर एक बच्चा ग्रुप में खुद से कुछ लेके आ रहा है, खुद के कुछ टॉपिक लेके आ रहा है और डिस्कशन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सामाजिक क्रिया हो रही है, क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग अलग होता है, किसी की लैंग्वेज अलग अलग होती है, और हर तरीके का बच्चा मतलब ग्रुप में जब होगा तो एक दूसरे को कुछ बेहतर सिखा पाएगा। इसीलिए ये बात करते हैं कि टीचर्स क्या करें, अलग अलग तरीके के बच्चों का ग्रुप बनाएं, प्लस उनको प्रोजेक्ट में मतलब ग्रुप में काम करने के लिए दे, जिससे कि बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया हो और उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट का, उनका जो मोरल डेवलपमेंट है, उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। अब ये असिस्टिव लर्निंग की बात करते हैं। असिस्टिव लर्निंग का मतलब ये है ज्यादा जानकार व्यक्ति से सीखना। असिस्टिव का मतलब ये है कि कोई डॉक्टर आ सकता है मतलब बताने के लिए, क्योंकि बच्चों को उस फील्ड में नहीं पता, तो क्या है टीचर कई सारे मतलब एडवोकेट को बुला सकते हैं, किसी फार्मर को बुला सकते हैं क्लासरूम में, जिससे कि बच्चे आराम से चीजें सीख सकेंगे, क्योंकि ज्यादा जानकार व्यक्ति बच्चों को ज्यादा नॉलेज दे सकता है, यानी जो मोर नॉलेजेबल अदर है, बच्चे अलग अलग फील्ड के बारे में जानेंगे। तो असिस्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि किसी भी फील्ड में जानकार व्यक्ति आके क्लासरूम में बच्चे को बताएगा, तो इस तरीके से बच्चे चीजों को सीखेंगे। अब क्या है रेसिप्रोकल जो लर्निंग है उसका क्या मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि सिर्फ छात्र ही बच्चे को नहीं सिखाते, बच्चे भी छात्र को सिखाते हैं, यानी बच्चों का जो क्वेश्चनिंग करने का तरीका है वो भी क्या है शिक्षक को सिखा रहा है। बच्चा मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे डेली डेली नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो बच्चों जो टीचर्स है उनको उतनी ही उत्सुकता से, उतने ही मोटिवेशन के साथ में बच्चों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो भी सीखने के लिए प्रोत्साहित हो, प्लस टीचर को भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है रेसिप्रोकल टीचिंग है। साथ ही में पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी वही है कि जब सब बच्चे साथ में सीखेंगे तो उसे ही इन्होंने पीयर लर्निंग कहा है। बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर जो ट्यूटरिंग है या पीयर लर्निंग है, वो सारे ही कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि बच्चे को हम ग्रुप में सिखा सकें, बच्चे की अंतः क्रिया होगी, बच्चे एक साथ में सीखेंगे, कोलैब करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तब हमारी सोसाइटी भी बेहतर बनेगी, प्लस बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकली डेवलपमेंट है या मेंटली
मेंटली डेवलपमेंट है वो बच्चे का अच्छे से हो पाएगा। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपको लगा करे कि मेहनत की गई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।